दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं शेरलॉक होम्स की और एक कहानी। कहानी का नाम है सिल्वर ब्लेज। वाचन माधुरी नोहा का है। सुबह नाश्ते की मेज पर हम बैठे ही थे कि होम्स बोल पड़ा, वॉटसन, डर है कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। जाना? कहाँ? डार्टमोर, किंग्स पाइलैंड। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वाकई मुझे केवल इतना ही ताजुब हुआ कि वह अपने असाधारण केस में पहले से ही नहीं डूबा हुआ था, जो कि इंग्लैंड के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चर्चा का विषय था। सारे दिन मेरा साथी कमरे में अपनी छाती पर अपनी ठुड्डी झुकाए और बोहे चढ़ाए किसी उधेड़-बुन में गंभीरता से कुछ सोच रहा था। साथ ही साथ वह कड़क तंबाकू से अपनी पाइप को बार बार भरता और सुलगाता भी जाता था। वो मेरे किसी भी प्रश्न और टिप्पणी पर बहरा सा हो गया था। हर अखबार का ताज़ा संस्करण हमें एक नज़र डालने के लिए और फिर कोने में फेंक दिए जाने के लिए हमारे अखबार के एजेंट के द्वारा हमें भेज दिया जाता था। अभी भी वह शांत ही था, पर मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वह कौन सी बात थी जिस पर वो सोच रहा था। लोगों के सामने सिर्फ एक ही समस्या थी जिसने उसके आकलन की शक्ति को चुनौती दी, और वह थी बेसिक्स कप के पसंदीदा घोड़े का गायब हो जाना एवं इसके प्रशिक्षक की दुखद हत्या। फिर उसने अचानक ही इस नाटक के इरादे की घोषणा कर दी, जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा और उम्मीद थी। तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, अगर मैं बीच में न पड़ रहा हूँ तो, मैंने कहा। प्रिय वॉटसन, तुम्हारा चलना तो मेरे लिए बड़ा सम्मानजनक होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका वक्त जाया भी न होगा, क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि इसे पूरी तरह से अनोखा बनाते हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास पेडिंगटन से ट्रेन पकड़ने का अभी वक्त है, और अपने सफ़र में हम इस केस पर आगे बात करेंगे। आपका मुझ पर एहसान होगा अगर आप अपनी उस बेहतरीन दूरबीन को भी अपने साथ लेकर चले। और फिर यही हुआ कि 1 घंटे या कुछ और देर बाद ही मैंने अपने आप को गाड़ी के पहले दर्जे में कोने में बैठा हुआ पाया। गाड़ी एग्जिटर के लिए उड़ी चली जा रही थी, जबकि अपने तीखे नए नक्श और उत्सुकता भरे चेहरे वाला शेरलॉक होम्स कानों तक ढकी टोपी पहने उन ताजे तरीन कागजों के बंडल में डूबा हुआ था जो कि उसने पेडिंगटन में ही इकट्ठा किए थे। उनके अंतिम कागज को सीट के नीचे डालने के बहुत पहले ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर उसने अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए वो बोला, अच्छा, तो हम चल तो अच्छी चाल से रहे हैं। और फिर एक निगाह अपनी घड़ी पर डाली। इस समय हमारी रफ्तार 53 मील प्रति घंटे की है। मैंने कहा, चौथाई मील के निशान वाले खंभों पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैंने भी नहीं, पर इस लाइन पर टेलीग्राफ के खंभे 60 गज की दूरी पर लगे हुए हैं, और इसलिए इनका जोड़ बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि तुमने जॉन स्टार्कर के कत्ल और सिल्वर ब्लेज के गायब होने वाले मामले पर ध्यान दिया होगा। टेलीग्राफ और क्रॉनिकल ने कुछ भी नहीं बताया है, वह मैं देख चुका हूँ। यह उस तरह के मामलों में से है जिसमें नए सबूतों को प्राप्त करने के लिए विवरणों के विश्लेषण के बजाय तार्किकता की कला का इस्तेमाल होना चाहिए। यह त्रासदी पूरी तरह से इतनी असामान्य और बहुत से लोगों के लिए तो निजी महत्व की थी कि हम अनुमान, अटकल और परिकल्पना की बहुतायत को महसूस कर रहे थे। रिपोर्टरों और टिप्पणी करने वालों की नमक मिर्च लगी जानकारियों से मिली पूरी तरह से अमान्य वास्तविकताओं से सच्चाई की रूपरेखा को अलग करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इस ठोस आधार पर खुद को जमाते हुए जो भी परिणाम निकल सकता है, उसे देखना, और वे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर यह पूरा रहस्य टिका हुआ है, इसे जानना हमारा कर्तव्य बन चुका था। मंगलवार की शाम मुझे कर्नल रॉस, जो उस घोड़े के मालिक है, और इंस्पेक्टर ग्रिगोरी, जो कि इस मामले की छानबीन कर रहे, दोनों से ही मुझे निमंत्रण का एक टेलीग्राम मिला। मंगलवार की शाम को मिला। मैं चौंक पड़ा। और आज बृहस्पतिवार की सुबह है। तुम कल ही क्यों नहीं चल दिए? प्रिय वॉटसन, क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी
कि मैंने इस घटना को एक मामूली घटना ही समझा था। तुम्हारे संस्मरणों के माध्यम से मुझे जो भी जानता है वह भी यही समझेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि मुझे इसके संभव होने का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंग्लैंड का वह खास घोड़ा उत्तरी डार्टमोर जैसी छिटपुट आबादी वाले जगह में लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता है। घंटे दर घंटे कल से मैं यही सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था कि वो घोड़ा मिला गया होगा और उसका अपहरणकर्ता भी जॉन स्टार्कर का हत्यारा ही होगा। और फिर जब अगली सुबह मुझे पता चला कि फिट्जरॉय सिम्पसन नाम के युवक की गिरफ्तारी से अधिक कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं महसूस किया कि अब मेरी सक्रिय होने का समय आ चुका है। एक तरह से मेरा कल का दिन बर्बाद नहीं हुआ। तब तुमने अपनी एक रूपरेखा बना ली होगी। कम से कम इस मामले के जरूरी तथ्यों पर मैं एक पकड़ बना चुका हूँ। मैं उन्हें बताऊंगा, पर यह उस तरह से स्पष्ट नहीं है कि जैसे इसे किसी दूसरे व्यक्ति को अभी बताया जा सके। और यदि मैं अपना काम शुरू करने की स्थिति तुम्हें स्पष्ट नहीं करूंगा, तो मैं मुश्किल से ही तुम्हारे सहयोग की उम्मीद कर सकता हूँ। मैं कुशन का सहारा लेकर पीछे की तरफ झुका हुआ अपने सिगार के कश खींचने लगा। होम्स आगे की ओर झुककर अपनी लंबी और पतली तर्जनी को अपने बाएं हाथ की हथेली पर बने बिंदुओं से उन घटनाक्रमों के रेखाचित्र को दर्शा रहा था जिसने हमारी यात्रा को निर्धारित किया था। वह बोला, सिल्वर ब्लेज का संबंध आइसोनोमी प्रजाति से है और अपने मशहूर पूर्वजों की तरह इसने भी असाधारण कीर्तिमान बनाए हैं। इसका अब यह 5वां साल है और इसने घुड़दौड़ का हर इनाम कर्नल रॉस के लिए जीता है, जो कि इसके भाग्यशाली मालिक भी है। इस त्रासदी के घटने तक वह बेसिक्स कप का पहला पसंदीदा घोड़ा था और इस पर एक 3 की बाजी लगती थी। वह रेस प्रेमियों की पहली प्राथमिकता हुआ करता था और इसने कभी इन्हें निराश भी नहीं किया, ताकि इस तरह बहुत अधिक रकम की बाजी लगती रहे। यह भी स्पष्ट है कि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी बड़ी कोशिश रेस की झंडी गिरने तक सिल्वर ब्लेज को अगले मंगलवार तक वहाँ न पहुँचने देने में ही थी। इस वास्तविकता को किंग्स आइलैंड, जहाँ पर कर्नल का अस्तबल था, में भी काफ़ी महत्व दिया जाता था। इस खास घोड़े की सुरक्षा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे। घोड़े के प्रशिक्षक जॉन स्टार्कर एक सेवानिवृत्त जॉकी है, अपना वजन बहुत बढ़ जाने से पहले, जिन्होंने कर्नल के घोड़ों की वर्षों तक सवारी की है। वे कर्नल के यहाँ 5 वर्षों तक जॉकी रहे हैं और फिर 7 वर्षों से वहीं एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी छवि एक जोशीले और ईमानदार मुलाजिम की रही है। चूँकि यहाँ पर व्यवस्था छोटी है और इसमें केवल 4 ही घोड़े हैं, इसलिए इनके नीचे 3 लड़के ही काम करते हैं। उन लड़कों में से एक हर रात अस्तबल में ही रहता है और बाकी लड़के अस्तबल की गैलरी में सोते हैं। उन सभी लड़कों का चरित्र बहुत ही अच्छा है। जॉन स्टार्कर एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह अस्तबल से करीब 200 गज दूर एक छोटे से गांव में रहता है। उसके कोई संतान नहीं है। उसने एक नौकरानी भी रखी हुई है। वह एक खाता पीता संपन्न व्यक्ति है। यहाँ चारों तरफ का इलाका बहुत ही वीरान सा था, परंतु इसके उत्तर में करीब आधा मील दूर देहाती मकानों का एक छोटा सा समूह था, जो कि ताविस्टॉक के कॉन्ट्रैक्टरों ने उन असहाय, बीमार और अन्य दूसरे लोगों के लिए बनवाया था, जो कि डार्टमोर की ताज़ा हवा का आनंद लेना चाहते थे। ताविस्टॉक, जो कि पश्चिम दिशा की ओर 2 मील की दूरी पर मौजूद है, जबकि बंजर घाटी वाले मैदान के पार करीब 2 मील की ही दूरी पर मेपलटन का बड़ा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, जिसका संबंध लॉर्ड बैकवाटर से है और इसका प्रबंध सिलास ब्राउन द्वारा किया जाता है। यह घाटी चारों तरफ से हर दिशा में एक बंजर का ही रूप लिए हुए है और इसमें केवल कुछ घुमतू बंजारे ही रहते थे। पिछले सोमवार की रात को जब वह त्रासदी घटी, तब वहाँ इसी तरह की सामान्य स्थिति थी। उस शाम
घोड़ों ने अपना अभ्यास किया। उन्हें रोज की तरह ही पानी भी दिया गया और फिर रात को 9 बजे अस्तबल बंद भी कर दिए गए थे। लड़कों में से 2 प्रशिक्षक के घर तक गए। वहां उन्होंने किचन में खाना भी खाया और तीसरा लड़का नेड हंटर पहरे पर ही था। 9 बजने के कुछ ही देर बाद उनकी नौकरानी एडिथ बैक्स्टर उसका खाना लेकर अस्तबल पहुंची। खाने में वो मसालेदार मटन लेकर गई थी। क्योंकि पानी पीने का नल अस्तबल में ही लगा हुआ है, इसलिए वो पीने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गई थी। और अस्तबल का यह नियम है कि पहरे पर लगा लड़का वहाँ और कुछ भी नहीं पी सकता है। नौकरानी अपने साथ लालटेन भी लेकर गई थी, क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत था और रास्ता उस खुले बंजर टीले वाले मैदान से होकर जाता था। एडिथ बैक्स्टर अभी अस्तबल से 30 गज की ही दूरी पर थी कि एक आदमी अंधेरे से अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसे रुकने के लिए कहा। जैसे ही वह रुकी और उसने लालटेन की पीली रोशनी के घेरे में कदम रखा तो देखा कि वह आदमी सभ्य लोगों की तरह सलेटी रंग का ट्वीड का सूट और कैनवस की टोपी पहने हुए था। उसने गेटर्स, घुटनों और एड़ियों के बीच पहने जाने वाले चमड़े का पट्टा पहने रखे थे। उसके हाथ में मूठ वाली एक भारी छड़ी भी थी। उस आदमी के पीले पड़े चेहरे और घबराहट भरे व्यवहार ने उस पर थोड़ा अजीब सा असर डाला। उसने सोचा कि उस अजनबी की उम्र 30 से कुछ अधिक ही होगी। उस अजनबी ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ? मैं लगभग इस बंजर मैदान में ही सोने का अपना मन बना चुका था और तभी मैंने तुम्हारी लालटेन की रोशनी देखी। वह बोली, आप किंग्स पाइलैंड अस्तबल के पास है। ओह वाकई, क्या किस्मत है। वह जोर से बोला, मैं समझता हूँ कि अस्तबल वाला लड़का वहाँ हर रात अकेला ही सोता है। शायद ये खाना तुम उसी के लिए लेकर जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नई ड्रेस की कीमत कमाने को बुरा नहीं मानोगी, क्यों? उसने एक मुड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा अपने कोट की अंदर वाली जेब से बाहर निकाला। देखो, आज की रात वह लड़का इसे अपने पास रख लेता है और तुम इस पैसे से एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद सकती हो। वह लड़की उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से डर गई और उसके पीछे से होती हुई उस खिड़की की तरफ भागी जिससे वो रोजाना खाना पहुंचाती थी। खिड़की पहले से ही खुली हुई थी और अंदर हंटर एक छोटे से टेबल पर बैठा हुआ था। उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह हंटर को बताने लगी और तभी वह अजनबी व्यक्ति फिर से आ पहुंचा और खिड़की से झांकते हुए बोला, गुड इवनिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही वो बोला, लड़की ने शपथ खाकर बताया था कि उस समय कागज के टुकड़े का कोना उस आदमी की बंद मुट्ठी से झांक रहा था। लड़के ने पूछा, तुम्हें क्या काम है यहाँ पर? वो बोला, मेरा काम तुम्हारी जेब गरम कर सकता है। बेसेक्स कप के लिए तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेयार्ड। मुझे एक सीधा सा सुझाव दे दो और फिर तुम घाटे में भी नहीं रहोगे। क्या यह सच है कि 5 फरलांगों में बेयार्ड दूसरे को 100 गज का अंतर दे सकता है? और क्या अस्तबल ने उस पर अपना पैसा लगाया है? लड़का चिल्लाया। अच्छा, तो तुम उन बदमाश दलालों में से एक हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम उनके साथ किंग्स पाइलैंड में कैसा सलूक करते हैं। वो उछला और अस्तबल को पार करता हुआ कुत्ते को खोलने के लिए भागा। लड़की घर की तरफ भागी और भागते समय जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह आदमी खिड़की के नीचे झुक रहा था। एक ही मिनट बाद जब हंटर बड़े से कुत्ते के साथ लौटा, तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। हंटर उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भागा, पर उसे उस आदमी का कोई भी निशान नहीं मिला। मैंने कहा, 1 मिनट के लिए रुकिए। क्या अब वह अस्तबल वाला लड़का कुत्ते को लाने के लिए भागा था, तब उसने अपने पीछे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था? मेरा साथी फुसफुसाया। बहुत अच्छे वॉटसन, बहुत अच्छे। इस बिंदु ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला कि मैंने कल ही इस मामले का खास टेलीग्राम डार्टमूर इसको स्पष्ट करने के लिए भेज दिया था। लड़के ने कमरा छोड़ने के पहले इसे बंद कर दिया था।
और साथ ही मैं यह भी बता रहा हूँ कि खिड़की भी इतनी बड़ी नहीं थी कि एक आदमी उसमें से आसानी से निकल सके। हंटर ने अपने साथी साइसो के आने तक इंतज़ार किया, फिर प्रशिक्षक को इसका संदेश भेजा और बताया कि वहाँ पर क्या घटित हुआ था। स्टार्कर यह सुनकर बहुत उत्तेजित था, हालांकि वह इसके वास्तविक अभिप्राय को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। इसने उसे थोड़ा असमंजस में डाल दिया था। श्रीमती स्टार्कर, जिनकी आंख रात में 1 बजे ही खुल गई थी, तभी उन्होंने देखा कि स्टार्कर अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था। उनके पूछने पर जवाब में वह बोला, घोड़े के बारे में सोचकर बेचैनी की वजह से मैं सो नहीं रहा और इसलिए मैं यह देखने के लिए सब ठीक ठाक है अस्तबल तक जा रहा हूँ। बारिश की बूंदों की आवाज़ खिड़की पर सुनकर उसकी पत्नी ने उसे घर पर ही रुकने के लिए कहा, परंतु उसकी विनती के बावजूद उसने अपना बड़ा सा रेनकोट पहना और घर से निकल पड़ा। जब श्रीमती स्टार्कर सुबह 7 बजे सोकर उठी, तब उन्होंने देखा कि उनके पति अभी तक नहीं लौटे हैं। वे जल्दी जल्दी तैयार हुई और नौकरानी को आवाज़ दी, फिर अस्तबल की ओर चल पड़ी। अस्तबल का दरवाज़ा खुला हुआ था और भीतर हंटर कुर्सी पर निढाल सोया पड़ा था। वहाँ उस पसंदीदा घोड़े की जगह भी खाली थी और उसके प्रशिक्षक का भी कुछ पता न था। दोनों लड़के, जो कि घोड़ों के सामान रखने वाले कमरे के ऊपर भूसा काटने वाली गैलरी में सोए थे, जल्दी से उठ गए। चूँकि वे बहुत ही गहरी नींद में सोने के आदी थे, इसलिए उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ऐसा मालूम पड़ता था कि हंटर किसी तेज नशे के प्रभाव में था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। इसलिए उसे सोता छोड़कर वे दोनों लड़के और दोनों औरतें उस लापता घोड़े तथा उसके प्रशिक्षक को ढूंढने बाहर भागे। उनको अभी भी उम्मीद थी और प्रशिक्षक घोड़ों को अभ्यास के लिए जल्दी लेकर चला गया होगा, किंतु घर के पास टीले पर चढ़ते समय जहाँ से पास के सभी टीले दिखाई पड़ते थे, वे उस गायब हो चुके पसंदीदा घोड़े का कुछ भी निशान न देख सके, बल्कि उन्हें कुछ ऐसी आशंका हुई कि वे किसी परेशानी में पड़ गए होंगे। अस्तबल से करीब 1/4 मील की दूरी पर जॉन स्टार्कर का ओवरकोट एक कंटीली झाड़ी में फंसा फड़फड़ा रहा था और उससे थोड़ी दूरी पर कटोरे के आकार का एक गड्ढा था, जिसकी तलहटी में उस दुर्भाग्यशाली प्रशिक्षक का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसका सिर किसी भारी हथियार से हिंसक ढंग से चोट पहुंचाकर छिन्न भिन्न कर दिया गया था और उसे जांघ पर भी घायल कर दिया गया था, जहां पर कटने का एक लंबा निशान साफ दिख रहा था, जो कि लगता था कि किसी बहुत ही तेज धारदार हथियार से ही हुआ था। यह स्पष्ट था कि स्टार्कर ने अपने हमलावर का जोरदार विरोध किया था, क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ रखा था। चाकू पर मूठ तक खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके बाएं हाथ में एक लाल और काला सिल्क का मफलर लिपटा हुआ था, जो कि उस नौकरानी ने पहचान लिया कि यह वही मफलर था जो पिछली शाम अस्तबल आने वाले उस अपरिचित आदमी ने पहन रखा था। नशे के प्रभाव से बाहर आने के बाद हंटर भी उस मफलर के मालिक के बारे में काफ़ी आश्वस्त हो गया था। उससे भी इस बात का यकीन था कि उसी अजनबी आदमी ने खिड़की के पास खड़े होते समय उसके मसालेदार मटन में कुछ नशा मिला दिया था, ताकि अस्तबल उनकी निगरानी से बच सके। और जहाँ तक गायब घोड़े का सवाल है, इसके बहुत से सबूत उस खतरनाक गड्ढे की तलहटी की मिट्टी में मौजूद थे, जो कि उस समय हुए संघर्ष के वक्त बने गए थे। हालांकि जिस सुबह से वह घोड़ा गायब हुआ था, उसके बाद उस पर एक बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही डार्टमूर के सभी बंजारों को इसके लिए चेतावनी भी दी गई थी, परंतु अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अतः एक जांच से यह पता चला कि अस्तबल वाले लड़के के बचे हुए खाने में अच्छी मात्रा में अफीम का पाउडर मिला हुआ था, जबकि उसी रात घर में रहने वाले लोगों ने इस खाने को भी खाया था। तब उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ।
ये सभी इस मामले के मुख्य तथ्य है जिसमें सारे अनुमान बताए गए हैं और जहाँ तक संभव है इसे बिना किसी लाग लपेट के ही व्यक्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसे मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। इंस्पेक्टर ग्रिगोटी, जिसे यह केस सुपुर्द किया गया है, वह एक बहुत ही काबिल अधिकारी है। यदि उसमें कल्पना की शक्ति भी होती तो वह अपने पेशे में बहुत आगे तक जा सकता था। आते ही उसने तत्परता से उस आदमी को खोज लिया और गिरफ्तार भी कर लिया जिस पर संदेह स्वाभाविक रूप से हो रहा था। उसे ढूंढने में थोड़ी ही परेशानी हुई क्योंकि वह उन्हीं देहाती मकानों में रह रहा था जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसका नाम फिट्जरॉय सिम्पसन है। उसकी पैदाइश बहुत ही अच्छे घर की और शिक्षा भी अच्छी थी, परंतु उसने अपना भाग्य रेस के जुए में नष्ट कर लिया था और अब वह लंदन के एक स्पोर्ट्स क्लब में रेस की बाजी और पैसों का हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। उसकी बाजियों के हिसाब किताब से पता चलता है कि 5,000 पाउंड्स की बाजी की धनराशि उसके द्वारा उन पसंदीदा घोड़े के खिलाफ दर्ज की गई थी। गिरफ्तार होने पर उसने खुद ही बताया था कि वह किंग्स पाइलैंड के घोड़ों की कुछ सूचना लेने के उद्देश्य से डार्टमोर आया था और उसकी रुचि अपने दूसरे पसंदीदा डेसबोरो के बारे में थी जो कि मेपल्टन के अस्तबल में सिलास ब्राउन की देखरेख में था। पिछली शाम को उसके व्यवहार के बारे में जो कुछ भी बताया गया, उसने उससे बताया कि उसकी कोई दुर्भावनापूर्ण योजना नहीं थी और वह केवल प्रत्यक्ष सूचना ही प्राप्त करना चाहता था। जब उसका मफलर उसके सामने रखा गया तब वह पीला पड़ गया और हत्या किए गए व्यक्ति के हाथ में इसकी मौजूदगी के बारे में बताने में वह पूर्णतः असमर्थ था। उसके भीगे कपड़े बता रहे थे कि वह पिछली रात को बारिश में बाहर निकला था और उसकी भारी मूठ वाली छड़ी इस बात का सबूत थी कि वही हत्यारा हो सकता था जिसके बार बार प्रहार से उस प्रशिक्षक को गहरी चोटें आई। परिणाम स्वरूप वह मर गया। दूसरी तरफ इस व्यक्ति के शरीर पर घाव या चोट का कोई निशान नहीं था, जबकि स्टार्कर के चाकू की स्थिति से पता चलता है कि हमलावर पर चोट का कम से कम एक निशान तो होना ही चाहिए। वॉटसन, संक्षेप में अब तुम सब कुछ जान चुके हो, पर यदि तुम इस पर थोड़ी और रोशनी डालो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैंने होम्स के इस विवरण को बहुत ही रुचि लेकर सुना, जो कि उसने बहुत ही विवेचनापूर्ण और स्पष्टता के साथ मुझे बताया था। हालांकि उन तथ्यों में से अधिकतर से मैं परिचित था और मैंने उनके आपसी संबंध तथा उनसे संबंधित महत्व को बहुत तरजीह नहीं दी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या यह संभव नहीं है कि स्टार्कर का घाव उनके आपसी संघर्ष में उसके अपने ही चाकू से लगा हो और दिमाग में चोट लगने के बाद उसकी मृत्यु हुई हो। होम्स ने कहा, ऐसा संभव हो पाना कठिन है, पर मुमकिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पक्ष के बहुत से बिंदुओं में से एक बिंदु गायब हो जाता है। मैंने कहा, अभी भी मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इसमें पुलिस का क्या विचार हो सकता है। मेरे साथी ने पलटकर जवाब दिया, मुझे इस बात का डर है कि हमने अपना जो भी मत व्यक्त किया है उसका इससे बहुत ही कड़ा विरोध है। पुलिस को लगता है कि मैं मान लूँ कि फिट्जरॉय सिम्पसन ने ही उस लड़के को नशीला पदार्थ खिलाया है और फिर किसी तरह डुप्लीकेट चाबी का प्रबंध करते हुए अस्तबल का दरवाज़ा खोलकर अपहरण करने के इरादे से घोड़े को बाहर निकाला। घोड़े की लगाम भी गायब है। इसका मतलब है कि सिम्पसन ने ही इसे लगाया होगा और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर जब वह घोड़े को लेकर बंजर क्षेत्र में दूर ले जा रहा होगा, तभी या तो उसकी मुलाकात घोड़े के प्रशिक्षक से हुई होगी या फिर प्रशिक्षक ने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया होगा। परिणामतः उनमें झगड़ा हुआ जिसमें सिम्पसन ने अपनी भारी मूठ वाली छड़ी से प्रशिक्षक के सिर पर जोर से मारा होगा
और स्टार्कर और उस चाकू की मार से भी खुद को बचा लिया होगा जिसे वह प्रशिक्षक आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करता था। फिर चोर या तो उस घोड़े को किसी छिपने के स्थान पर ले गया या लड़ाई के दौरान कहीं भाग निकला और अब वह उस बंजर टीले पर इधर उधर घूमते फिरने लगा होगा। दूसरी ओर विवेचनाएं अभी और भी असंभाव्य है। हालांकि जब मैं उस जगह पर एक बार रहूंगा तब मैं इस मामले को बहुत जल्दी ही जांच लूंगा, परंतु तब तक मैं यह नहीं कह सकता कि अब हम इस मामले की वर्तमान स्थिति से आगे किस प्रकार जा सकते हैं। हमें ताविस्टॉक के उस छोटे से शहर तक पहुंचने से पहले ही शाम हो चुकी थी। यह शहर डार्टमोर के बड़े से घेरे के बीच में एक ढाल के उभार की तरह था। वहां स्टेशन पे दो भले आदमी हमारा इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक लंबा और सुंदर था। उसके बाल व दाढ़ी किसी शेर की तरह थे। आंखें जिज्ञासापूर्ण व छेती सी हल्के नीले रंग की थी। दूसरा व्यक्ति छोटा और फुर्तीला था तथा इसने साफ सुथरा फ्रॉक वाला कोट और गेटर्स पहन रखा था। इसकी मूछें पतली और छटी हुई थी। साथ ही साथ इसने अपनी एक आंख पर लेंस भी लगा रखा था। साथ वाला व्यक्ति कर्नल रॉस था, जो कि एक जाना पहचाना खिलाड़ी, और दूसरा व्यक्ति इंस्पेक्टर ग्रिगोरी है, जिसका नाम इंग्लिश जासूसी सेवा में बड़ी तेजी से चर्चित हुआ है। कर्नल ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर होम्स कि आप आ गए। अपने से कुछ भी अच्छा हो सकता था, वह सब इंस्पेक्टर कर चुके हैं, परंतु मैं उस बेचारे स्टार्कर को न्याय दिलाने एवं अपने घोड़े को वापस पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। होम्स ने पूछा, क्या कोई अन्य नया नतीजा सामने आया है? इंस्पेक्टर बोला, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें बहुत ही थोड़ी प्रगति हुई है। हमारे पास एक खुली घोड़ा गाड़ी है। आपको कोई एतराज हो तो हम रोशनी कम होने से पहले उस जगह को देख लें और रास्ते में चलते हुए बातें भी कर लेंगे। 1 मिनट बाद ही हम सभी उस आरामदेह घोड़ा गाड़ी में बैठे और उस अनोखे पुराने डेवनशायर शहर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर ग्रिगोरी इस समय पूरे मामले के बारे में बता रहे थे, जबकि होम्स कभी कभी ही प्रश्न करते या बीच में टोकते थे। कर्नल रॉस अपनी बाहों को मोड़े हुए पीठ टिकाकर आराम से बैठे थे और उनका हैट उनकी आंखों के ऊपर झुका हुआ था, जबकि मैं इन दोनों जासूसों के बीच होती बातचीत को रुचिपूर्वक सुन रहा था। ग्रिगोरी अपनी वही कहानी बता रहा था जिसे करीब करीब उसी रूप में होम्स ट्रेन में मुझे पहले ही सुना चुका था। इंस्पेक्टर बोला, फिट्जरॉय सिम्पसन के चारों ओर काफ़ी मजबूत जाल बुना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आदमी है। साथ ही साथ भी महसूस होता है कि सबूत पूरी तरह से परिस्थितिवश उत्पन्न हुए हैं। इसमें जरा सा नया विकास परिणाम को उलट भी सकता है। स्टार्कर के चाकू का क्या हुआ? हम इस निष्कर्ष पर अभी आ चुके हैं कि गिरते समय इसने स्वयं को ही इससे घायल कर लिया होगा। यह सभी परामर्श मेरे मित्र डॉक्टर वाटसन ने हमारे वहाँ पहुँचने पर दिए थे, और यदि ऐसा हुआ तो यह सब सिम्पसन के खिलाफ ही जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास न तो कोई चाकू है और न ही उस पर किसी चोट का निशान है। उसके खिलाफ सबूत वाक्य बहुत ही मजबूत है। उसकी उस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में विशेष रुचि थी। अस्तबल के लड़के को जहर देने में उस पर संदेह था। वह वाकई तेज बारिश में बाहर गया था। उसके पास बतौर हथियार वह भारी मुट्ठी वाली छड़ी भी थी और उसका मफलर मृतक के हाथों में पाया गया था। ऐसा लगता है ज्यूरी के सामने जाने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है। होम्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, पर एक चतुर वकील इनकी धज्जियां उड़ा देगा। यदि वह घोड़े को घायल ही करना चाहता था तब इसने इसे वहीं क्यों नहीं कर दिया? अस्तबल के बाहर क्यों लेकर गया? क्या इसके पास अस्तबल की दूसरी चाबी मिली थी? उसे अफीम का पाउडर किसी केमिस्ट ने बेचा था। और इन सब से ऊपर इस शहर से अपरिचित उस व्यक्ति ने उस तरह के घोड़े को कहाँ छिपा दिया?
उस कागज के बारे में क्या कहता है जिसे उसने उस नौकरानी को उस लड़के को देने के लिए दिया था? वह कहता है कि यह एक 10 पाउंड का नोट था और उसके बटुए में था, परंतु दूसरी परेशानी इतनी कठिन नहीं है जितनी कि मालूम पड़ती है। वह इस शहर के लिए अपरिचित नहीं है। वह गर्मी में 2 बार ताविस्टॉक आकर ठहर चुका है। वह अफीम शायद लंदन से लाई गई थी। वह चाबी जिससे इस काम को अंजाम दिया गया शायद फेंक दी गई होगी। घोड़ा किसी गड्ढे की तलहटी में या घाटी की किसी सुरंग में हो सकता है। अपने मफलर के बारे में वह क्या कहता है? वह इसे स्वीकार करता है कि मफलर खो गया था, किंतु इस मामले में एक नई बात सामने आई है जो कि उसके इस घोड़े को अस्तबल से ले जाने की तरफ इशारा करती है। होम्स ने अपने कान खुजाए। हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिनसे पता चलता है कि जहां पर हत्या हुई थी उस जगह से 1 मील की दूरी पर ही सोमवार की रात को कुछ खानाबदोश ठहरे हुए थे और मंगलवार को वे वहां से चले गए। अब यह अनुमान है कि सिम्पसन और उन खानाबदोशों के बीच कोई संबंध रहा होगा और शायद वो घोड़ा लेकर उनके पास जा रहा होगा और तभी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया गया होगा। शायद घोड़ा अभी भी उनके पास ही हो। ये खानाबदोश इस बंजर इलाके में घूमते रहते हैं। मैंने 10 मील के घेरे में ताविस्टॉक के प्रत्येक अस्तबल और बाहरी घरों को छान मारा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी एक और प्रशिक्षण अस्तबल यहाँ पास में ही बचा हुआ है। हाँ, यह एक ऐसी बात है जिसकी उपेक्षा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उनका घोड़ा डेस्बोरो इस बाजी में दूसरे नंबर पर था। उनकी रुचि इस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में होगी। जैसा कि सुनते हैं, उनके प्रशिक्षक सिलास ब्राउन ने इस आयोजन पर बहुत बड़ी बाजी लगाई थी और वह इस बेचारे स्टार्कर का दोस्त भी नहीं है। क्या मेपल्टन के अस्तबलों से इस सिम्पसन का कुछ भी लेना देना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। होम्स घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ पीठ टिकाकर बैठ गए और बातचीत बंद हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद हमारे चालक ने लाल छोटी ईंट वाली एक साफ सुथरे विला के सामने गाड़ी रोक दी। विला की दीवारों पर किनारी बाहर की तरफ लटकी हुई थी और वो विला सड़क के किनारे स्थित था। कुछ ही दूरी पर बाड़े के उस पार स्लेटी रंग की टाइट वाला एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। हमारे चारों तरफ एक बंजर मैदान एक हल्का सा उभार लिए हुए था। मुरझाते हुए फर्न के पौधों के कांसे के रंग सा क्षितिज तक फैला हुआ था, जो कि ताविस्टॉक के चर्च के ऊंचे खंभों और पश्चिम दिशा के मकानों के समूह से ही अलग होता था और जिनसे मेपल्टन और अस्तबलों का भी पता चल रहा था। होम्स के अलावा हम सभी उठ खड़े हुए, परंतु होम्स सामने आकाश में नजर गड़ाए अभी भी पीठ टिकाकर अपने ख्यालों में डूबा बैठा हुआ था। जैसे कि मैंने उसकी बाह को छुआ, वह एक झटके से उठ गया और गाड़ी से बाहर निकल गया। कर्नल रॉस, जो कि आश्चर्य से देख रहे थे, उनकी तरफ मुड़ते हुए होम्स बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं दिन में सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके व्यवहार में उत्तेजना को दबाने वाला भाव था, जिससे मैं भी सहमत था और इसका इस्तेमाल उसने इस ढंग से किया जैसे कि मैं उसी के रास्ते पर हूँ और उसके हाथों कोई सुराग लग गया हो। हालांकि मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सका कि यह उसे कहाँ से मिला। ग्रिगोरी ने कहा, मिस्टर होम्स, शायद आप वारदात वाली जगह पर तुरंत ही जाना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए और 1 या 2 प्रश्नों के जवाब मुझे अभी विस्तार से जानने हैं। मेरे अनुमान से क्या स्टार्कर यहाँ वापस लाया गया था? हाँ, वह वहाँ सीढ़ियों पर लेटा था। कल इसकी बाकी जांच पड़ताल होनी है। कर्नल रॉस, क्या वह आपकी सेवा में कई वर्षों से है? मैंने उसमें हमेशा एक अच्छा सेवक ही पाया है। इंस्पेक्टर, मुझे उम्मीद है उसकी मौत के समय जो कुछ भी उसकी जेब में था, आपने उसकी सूची बना ली होगी। वे सभी चीज़ें बैठक कक्ष में मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होगी। हम सभी सामने वाले कमरे में एक कतार में खड़े हो गए
और फिर कमरे के बीच वाली मेज के चारों तरफ बैठ गए। तब इंस्पेक्टर ने एक चौकर टीन का बक्सा खोला और हमारे सामने कुछ चीज़ों का ढेर लगा दिया। इसमें माचिस की एक डिबिया, चर्बी वाली 2 इंच की मोमबत्ती, तंबाकू का एक एडीपी ब्रिया रूट पाइप, सील की खाल से बनी हुई एक थैली, सोने की जंजीर वाली चांदी की घड़ी, सोने की 5 गिन्नियाँ और हाथी दांत की मूठ वाला चाकू, जिसका फल बहुत ही अच्छा और कठोर था एवं उस पर वीज एंड कंपनी लंदन की छाप लगी हुई थी। होम्स ने उसे उठाकर बहुत ही गौर से देखा और कहा, यह बड़ा अजीब सा चाकू है। मुझे इस पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह वही चाकू है जो मृतक की मुट्ठी में था। वॉटसन, यह चाकू वाकई तुम्हारी खोज की दिशा को बता रहा है ना? मैंने कहा, इसे हम मोतियाबिंद की चीर फाड़ वाला चाकू कह सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसकी इतनी अच्छी धार किसी बहुत ही सूक्ष्म व नाजुक किस्म के काम के लिए बनाई गई है। एक बड़ी विचित्र सी बात है, एक व्यक्ति इसे ऐसे कठोर रूखे काम पर लेकर जा रहा था, खासतौर से जबकि यह उसकी जेब में बंद ही नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर बोला, इसकी नोक पर सुरक्षा के लिए कॉर्क की प्लेट लगी हुई है, जो कि हमें इसके शरीर के बगल में पड़ी मिली। उसकी पत्नी ने हमें बताया कि वह चाकू ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला उसने उसे उठाकर रख दिया था। यह एक कमज़ोर सा हथियार था, परंतु शायद उस समय इसके कब्जे में बहुत ही बेहतर हथियार रहा होगा। बहुत संभव है, परंतु ये कागज़ कैसे है? इनमें से 3 तो घास के डीलरों के खातों के रसीदें हैं, एक कागज़ कर्नल रॉस के निर्देशों का पत्र है और यह हैट बनाने वाले की पर्ची है, जिसमें बॉन्ड स्ट्रीट की मैडम लिजरीर ने विलियम डर्बीशायर को 37 पाउंड का भुगतान किया। श्रीमती स्टार्कर ने हमें बताया कि डर्बीशायर उसके पति का मित्र है और कभी कभी उसके पत्र इस पते पर आते रहते हैं। उन परिचयों की ओर देखते हुए होम्स ने टिप्पणी की, लगता है मैडम डर्बीशायर महंगे शौक रखती है। एक अकेली ड्रेस के लिए 22 गिन्नियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ और जानने के लिए नहीं बचा है। अब हमें उस वारदात वाली जगह पर जाना चाहिए। जैसे ही हम बैठक कक्ष से बाहर निकले, एक औरत जो कि लगता था हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, एक कदम आगे बढ़ी और उसने इंस्पेक्टर की बाह पर अपना हाथ रखा। उसका चेहरा मरियल सा, पतला एवं उत्सुकता से भरा हुआ था। हाल ही में घटना से डर की छाप लिए हुए था। क्या वो आपको मिल गया? क्या आपने उसे ढूंढ लिया? और फिर वह हाँफने लगी। नहीं मिसेस स्टार्कर, पर मिस्टर होम्स हमारी सहायता करने लंदन से यहाँ आए हैं और जो भी संभव होगा हम करेंगे। होम्स बोला, मिसेस स्टार्कर, कुछ समय पहले मैं वाकई आपसे प्लेमाउथ की एक पार्टी में मिल चुका हूँ। नहीं सर, आपसे गलती हुई है। मुझसे? क्यों? मुझे पूरा यकीन है। आपने फाख्तों के रंग के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें शुतुरमुर्ग के पंखों से भी किनारी लगी हुई थी। महिला ने जवाब दिया, सर, मेरे पास कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं थी। होम्स ने कहा, ओह चलिए, आप ठीक ही कह रही है। और फिर क्षमा मांगकर वह इंस्पेक्टर के पीछे बाहर चल दिया। उस बंजर टीले को पार करके थोड़ी दूर चलने पर हमें वह घाटी मिली जिसमें वह मृत शरीर पड़ा हुआ था। इसके ऊपरी किनारे पर कंटीली झाड़ी थी जिसमें वह कोट फंसा हुआ पाया गया था। होम्स ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस रात को तेज हवा नहीं थी। नहीं, पर बारिश तेज थी। उस स्थिति में वो ओवरकोट उड़कर उस झाड़ी में नहीं फंस सकता, बल्कि उसे वहाँ पर रखा गया होगा। हाँ, यह उस झाड़ी पर फैला दिया गया था शायद। आपने तो मेरे मन में एक रुचि जगा दी है। ऐसा लगता है यह जमीन काफ़ी रौंदी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोमवार की रात से अब तक यहाँ से काफ़ी लोग गुजरे होंगे। यहाँ किनारों पर एक और चटाई का एक टुकड़ा बिछा दिया गया है और हम सभी उस पर खड़े थे। वाह, इस झोले में मेरे पास एक जोड़ा स्टार्कर का और एक जोड़ा सिम्पसन का जूता, साथ ही सिल्वर ब्लेज की लोहे की एक नाल भी है। वाह इंस्पेक्टर, तुमने बहुत ही बेहतर काम किया है। होम्स ने बैग ले लिया और उस गड्ढे में उतरने लगा। उसने उस चटाई को और बीच में सरका दिया, फिर अपने चेहरे पर एक खिंचाव सा लाते हुए अपने ठुड्डी को
हथेली पर टिकाए अपने सामने ही रौंदी हुई मिट्टी को ध्यान से देखा और अचानक बोला, हेलो, ये क्या है? आधी जली हुई मोम वाली माचिस की तीली थी। इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि यह एक लकड़ी की पपड़ी लग रही थी। इंस्पेक्टर ने चेहरे पर थोड़ी नाराजगी का भाव लाते हुए कहा, मैं यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैंने इसे देखा कैसे नहीं। यह छिपी हुई और मिट्टी में दबी थी। मैंने केवल इसलिए इसे देखा क्योंकि मैंने इसको खोज रहा था। इसे पाकर आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं सोचता हूँ कि यह ऐसे ही यहाँ नहीं पड़ी है। होम्स ने बैग से वे जूते बाहर निकाल लिए और जमीन पर पड़े निशानों से उन्हें मिलाया। फिर वह इस गड्ढे के ऊपरी किनारे पर हाथों के सहारे चढ़ा। इंस्पेक्टर बोला, मेरे हिसाब से वहाँ अब और रास्ता नहीं है। मैंने इस मैदान की हर दिशा में 100 गज तक काफ़ी ध्यान से जांच कर ली है। होम्स ने उठते हुए कहा, वाकई आपके कहने के बाद मैं इनको पुनः करने की धृष्टता नहीं कर सकता, मगर अंधेरा होने से पहले मैं इस घाटी का एक छोटा सा चक्कर जरूर लगाना चाहूँगा ताकि मैं इस जगह को समझ सकूं। और मैं सोचता हूँ कि घोड़े की इस नाल को अपनी अच्छी तकदीर के लिए मुझे इसे अपनी जेब में रख लेना चाहिए। कर्नल रॉस ने मेरी सहयोगी के शांत और काम करने के विशिष्ट तरीके को देखकर थोड़ी अधीरता दिखाई। उन्होंने अपनी घड़ी पर एक निगाह डाली और बोले, इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वापस चलें। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से क्या मुझे अपने घोड़े का नाम बेसिक्स कप से बाहर करने की बात लोगों को बता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, होम्स ने निर्णायक स्वर में थोड़ा जोर से कहा। काम जारी रहने देने के पक्ष में हूँ। कर्नल ने झुककर अभिवादन किया और कहा, सर, मुझे आपकी राय जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब आप पूरा घूम ले तब आप हमें उस बेचारे स्टार्कर के घर पर मिल ले, फिर हम साथ ही ताविस्टाक चलेंगे। कर्नल इंस्पेक्टर के साथ वापस मुड़ गया जबकि होम्स और मैं धीमे धीमे बंजर मैदान पर चलने लगे। मेपलटन के अस्तबल के पीछे सूरज डूबने लगा था। हमारे सामने का ढलवा मैदान सुनहरे रंग की आभा लिए हुए भूरे रंग में गहराया हुआ था, जिसमें मुरझाए हुए फर्न और कंटीली झाड़ियों पर शाम की धूप पड़ रही थी। परंतु यह प्राकृतिक सुंदरता मेरे साथी के लिए व्यर्थ ही थी, क्योंकि वह तो अपने गहरे विचारों में ही डूबा हुआ था। अतः वह बोला, वॉटसन, इधर से। हम थोड़ी देर के लिए यह सवाल छोड़ सकते हैं कि जॉन स्टार्कर को किसने मारा। हम यह जानने पर ध्यान केंद्रित करें कि उस घोड़े के साथ क्या हुआ होगा। अब यह मान ले कि वह घोड़ा उस त्रासदी के दौरान या बाद में खुद को छुड़ाकर भाग गया होगा, परंतु वह जहाँ कहाँ जा सकता है। घोड़ा समाज में रहने वाला प्राणी है। यदि उसे खुला छोड़ दिया गया तो उसकी अंतःप्रेरणा उसे वापस किंग्स पाइलैंड या मेपलटन अस्तबल की ओर ही ले जाएगी। वह इस बंजर जमीन पर इधर उधर क्यों भटकेगा? वह अब तक जरूर देख लिया गया होगा कि उसका अपहरण बंजारे क्यों करेंगे। ऐसे लोग जब भी अशांति की चर्चा सुनते हैं तो वे उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो वे ऐसा घोड़ा बेचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो वे बहुत बड़े जोखिम में पड़ जाएंगे और इससे वे कुछ ही हासिल नहीं कर पाएंगे। यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। तो वह है कहाँ? मैं यह पहले ही कह चुका हूँ, या तो वह किंग्स पाइलैंड में है या मेपलटन में। वह किंग्स पाइलैंड में नहीं मिला, इसलिए वह मेपलटन में ही होगा। आओ एक अनुमान के आधार पर ही वहाँ चलते हैं, देखें कि इससे हमें क्या हासिल हो पाता है। जैसे कि इंस्पेक्टर ने बताया था कि बंजर का यह हिस्सा बहुत ही कठोर और सूखा है, किंतु इसकी ढाल मेपलटन की तरफ है और तुम वहाँ से देख सकते हो कि वहाँ उधर की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा है, और जो कि मंगलवार की रात को बहुत ही गीला हो गया होगा। यदि हमारा अनुमान सही है तब घोड़े ने उसे जरूर पार किया होगा, और इस बात में दम है कि हमें वहाँ उसके पैरों के निशान मिलने चाहिए। हम बातचीत करते हुए तेजी से चल रहे थे
और कुछ ही मिनटों में उस बड़े गड्ढे के पास पहुंच गए। होम्स के कहने पर मैं उस गड्ढे के किनारे के दाहिनी तरफ से उतरा और वे बाईं तरफ से उतरे, पर अभी मैं 50 कदम भी नहीं चल पाया कि मैंने उनके चिल्लाकर पुकारने की आवाज़ सुनी और देखा कि वे हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। उनके सामने मुलायम जमीन पर घोड़े के पद चिन्ह दिख रहे थे और उनके पास जेब में जो घोड़ा जैसी कि नाल थी वो उस छाप में ठीक ठाक समा गई थी। होम्स ने कहा, देखा कल्पना का कमाल, यही वही चीज़ है जिसका ग्रिगोरी के पास अभाव है। हमने कल्पना की थी कि क्या हो सकता था और अनुमान पर काम किया और फिर खुद को सही पाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने उस दलदली तलहटी को पार किया और करीब 1/4 मील सूखी और कठोर जमीन पर चले। आगे फिर जमीन ढालू थी और वे पदचिन्ह भी दिखाई पड़े। करीब आधे मील तक वे निशान फिर से गायब हो गए, परंतु उन्हें पाने के लिए हम मेपलटन के काफी पास तक पहुंच गए। ये होम्स ही थे जिन्होंने उन चिन्हों को पहले देखा और उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर जीत का एक भाव दिखा। घोड़ों के पदचिन्हों के पीछे अब एक आदमी के भी पैरों के निशान दिख रहे थे। मैं जोर से बोला, पहले घोड़ा अकेला था। ऐसा ही लगता है कि वो पहले अकेला ही था। अरे देखो तो क्या है ये। दोनों ही पदचिन्ह अचानक वापस मुड़ गए और वे किंग्स पाइलैंड की दिशा की ओर थे। होम्स ने सीटी की आवाज़ निकाली और हमने इनके निशानों के पीछे चल पड़े। उनकी आंखें पदचिन्हों पर टिकी थी, परंतु मैं उससे कुछ हटकर एक और देख रहा था। तभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पदचिन्ह फिर से वापस विपरीत दिशा में जा रहे थे। जब मैंने उनकी तरफ इशारा किया तब होम्स बोले, वॉटसन, तुम समझ लो, ये तुम्हारे लिए है। तुमने हमारी काफ़ी दूरी बचा दी है, क्योंकि इसने हमें हमारे पद चिन्हों पर वापस ला दिया है। चलिए वापसी के चिन्हों के पीछे चलते हैं। हमें काफ़ी दूर तक नहीं चलना पड़ा। निशान डामर वाले रास्ते पर जाकर ख़त्म हो गए थे। यह रास्ता मेपलटन के अस्तबलों के फाटों की ओर जा रहा था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, एक साइज दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, हम यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते। होम्स ने अपने वेस्ट कोट की जेब में से अपनी उंगली की ओर अंगूठे की ढाले हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। यदि मैं तुम्हारे मालिक सिलास ब्राउन से कल सुबह 5 बजे मिलना चाहूँ तो यह बहुत जल्दी तो नहीं होगा? सर, यदि कोई आने वाला है तो वे मौजूद रहेंगे। वे तो पहले से ही तैयार रहते, परंतु यहाँ तो मैं खुद ही आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। नहीं नहीं सर, जहाँ तक मेरी अपनी कीमत है, मुझे कुछ दिखाना भी तो नहीं चाहिए कि जैसा आप चाहिए। शेरलॉक होम्स ने आधा क्राउन अपनी जेब से निकाला और उसे वापस फिर जेब में डाल दिया। उसने देखा कि गुस्से से घुरता हुआ एक बुजुर्ग आदमी फाटक पर हाथों में चाबुक लहराता हुआ टांगे फैलाए खड़ा था। डॉसन, क्या बात है? गपबाजी मत करो, जाकर अपना काम करो। और तुम्हें यहाँ क्या काम है? होम्स ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, सर, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए आपसे बातें करना चाहते हैं। मेरे पास बेकार घूमने वालों से बात करने का समय नहीं है। हमें यहाँ अजनबी का आना पसंद नहीं। भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा। होम्स आगे की ओर झुके और उस प्रशिक्षक के कानों में फुसफुसा कर कुछ कहा, जिसे सुनते ही वो उत्तेजित हो गया और उसकी कनपटी गुस्से से लाल हो गई। वो चिल्लाया, यह झूठ है, बिल्कुल बकवास। ठीक है, क्या हम इस बारे में यही लोगों के सामने बात करें या तुम्हारे कमरे में चले? अच्छा, तुम चाहते हो तो भीतर आ जाओ। होम्स मुस्कुराया और बोला, वॉटसन, मैं कुछ मिनटों में ही लौट कर आता हूँ। हाँ तो मैं मिस्टर ब्राउन, अब यह आप पर निर्भर करता है। अभी सिर्फ 20 मिनट ही बीते थे कि होम्स और वह प्रशिक्षक फिर से वापस आते दिखे, परंतु अब उस प्रशिक्षक की वह सारी गुस्से वाली लाली मुरझा कर रंग छोड़ चुकी थी। इतने कम समय में ऐसा परिवर्तन मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि जैसा मुझे सिलास ब्राउन के चेहरे पे दिखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी भौहें पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और चाबुक हवा में हिलती टहनी की तरह हिल रही थी। उसकी उद्दंडता भरा व्यवहार भी अब गायब हो चुका था और वह मेरे साथी के बगल में घिघियाता हुआ वैसे ही चल रहा था कि जैसे कुत्ता अपने मालिक के बगल में चलता है। वह बोला, आपके निर्देशों का पूरा पालन होगा, मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। होम्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
जैसे ही उसने होम्स की आंखों में एक धमकी भरी चेतावनी देखी तो वो कांप गया। ओह नहीं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, यह काम जरूर हो जाएगा। क्या मुझे इसे पहले ही बदल